हेलो बच्चों, इस2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था। आज हम लोग इस ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात हम लोग करेंगे बोरेक्स का। बोरेक्स हम लोग को नेचुरली भी मिल जाते हैं, जिनको हम लोग टिंकल बोलते हैं, TINCAL, टिंकल। कुछ लेक होते हैं, उस लेक के वाटर में बोरेक्स पाए जाते हैं। इनको हम लोग एक कंटेनर में रखते हैं, जिसको फिर इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने के बाद जो आता है उसको हम लोग कंसंट्रेट करते हैं वाटर के साथ। वाटर में उसको घुलते हैं, जिससे कि उसकी क्ले वगैरह, जो सैंड है, क्ले है, वो निकल जाती है। जो बचा हुआ सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग यहाँ पर बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हम लोग को ये बोरेक्स मिलता है। ये तो रही बात हम लोग को नेचुरली किस तरीके से हम लोग को बोरेक्स मिलता है। इस बोरेक्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेक्स डेकाहाइड्रेट। तो अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर 4 बोरॉन कुछ इस तरह से लगे होते हैं। हर एक बोरॉन से दूसरे बोरॉन के बीच में ऑक्सीजन लगा होता है। जो सेंटर वाले होते हैं इनके बीच में भी एक ऑक्सीजन कुछ इस टाइप से यहां लगा होता है। हाइड्रोक्साइड आयन की बात करें तो इन सब से यहां पर OH जुड़ा होता है और इन पर ये माइनस चार्ज होता है। जो सोडियम है, सोडियम इन्हीं बोरॉन से आकर बेटा जुड़ता है। ये तो रही हमारे बोरेक्स की बात। बोरेक्स का ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया कि बोरेक्स नेचुरली कैसे मिलेगा, तो हमने बताया कि टिंकल बोलते हैं, जो नेचुरली हम लोग को मिलते हैं। दूसरा, हम लोग कोलिमेनाइट से भी बनाते हैं, कोलिमेनाइट। अगर आपको इस बोरेक्स का फॉर्मूला याद करना है, छोटा छोटा मैं ट्रिक बता रहा हूं, सभी के लिए तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आते जाएंगे उनके लिए बता रहा हूं। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7 को आप ऐसे याद कर सकते हो, 24 into 7। आप ये देखते होगे 24 घंटा 7 दिन सेवा। तो आप ऐसे, छोटा ट्रिक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं बोरेक्स का फॉर्मूला। आगे चल रहे हैं। यहां पे अगर हम लोग इनके प्रिपरेशन की बात करें कोलिमेनाइट से, तो कोलिमेनाइट का फॉर्मूला है CaB6H11। अगर आप इसको बोलेंगे याद करने के, तो मैं बोलूंगा 26/11 मुंबई हमला। मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था 26/11, तो यहां 26/11। हम लोग इनको लेते हैं और इनको हम लोग सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट ट्रीट करते हैं तो हम लोग को यहां पर Na2B4O7 बोरेक्स मिलता है। साथ में उसी सॉल्यूशन में हम लोग को सोडियम मेटाबोरेट भी मिलता है। सोडियम मेटाबोरेट यानी NaBO2, और यहां पर प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। रिएक्शन वगैरह आपको बैलेंस करना होगा। मैंने बोरेक्स का फॉर्मूला याद करने के लिए आपको तरीका बताया, 24 into 7, 24 घंटे 7 दिन। यहां पर 26/11 बताया मुंबई हमला। तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक में जो फॉर्मूले हैं, आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। हम लोग कोलिमेनाइट है, एक मिनरल है, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं। तो यहां पे हम लोग को बोरेक्स, यहां पर सोडियम मेटाबोरेट, और यहां पर हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है। इस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट बनके सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाकर बैठ जाता है। सॉल्यूशन में हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट होते हैं। आप इसी सोडियम मेटाबोरेट वाले जो सॉल्यूशन है, जो इनका मदर सॉल्यूशन है,
जिसमें ये सारे प्रोसेस आप करा रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेट है उसको निकाल लिए हो, आप इसी सोडियम मेटाबोरेट वाले सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो वापस से फर्दर आपको यहां पर मिल जाएगा बोरेक्स, और साथ में आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। बेटा मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि आपको बैलेंसिंग आती होगी। पूरा मामला आपने क्लोमिनाइट लिया और इसको आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया, आपको बोरेक्स मिला, सोडियम मेटाबोरेट मिला, ये आपका प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ गया। जो सॉल्यूशन था उसमें सोडियम मेटाबोरेट था, आपने इसको कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया तो आपको वापस से बोरेक्स और फिर सोडियम कार्बोनेट मिला। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स बाय कोलमेनाइट। सेकेंड, हम लोग यहां पर बोरेक्स बना सकते हैं बोरिक एसिड से, जिसको हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। बोरिक एसिड हमारे पास है C3BO3, हम इसको रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से आपको मिल जाएगा बोरेक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से मिल जाएगा वाटर। तो यहां पर आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास है, आप सोडियम कार्बोनेट के साथ बोरिक एसिड के साथ बना सकते हो, दूसरा मैंने आपको बताया क्लोमिनाइट के साथ। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिक बिहेवियर दिखाता है। बेसिक बिहेवियर कैसे दिखाता है, ये इन चीजों को आप याद रखेंगे। मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं उसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा बोरेक्स बेड टेस्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट होगा, सारी बातें भले स्किप करिएगा, इनको ध्यान रखिएगा। यहां पर जब हम लोग इनके वाटर लाते हैं तो वाटर के साथ यहां पर आता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड बनाता है, इसको बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। तो ये जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बेसिक क्यों होता है, अल्कलाइन क्यों होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ जाकर NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है। यहीं पे अगर हम लोग इस टेट्राबोरिक एसिड को वाटर से हम लोग ट्रीट कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा बोरिक एसिड। ये रिएक्शन इस चैप्टर में या यहां पर कई बार रिपीट होगा, इसको नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे आप। अगर हम लोग इनके हीट के एक्शन की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग इनके हीट के एक्शन की बात करें और हम लोग यहां पर बोरेक्स को हीट करें, यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, अगर हम लोग इसको हीट करें तो यहां पर है Na2B4O7.10H2। अगर आप इसको हीट करेंगे तो यहां से आपको सोडियम टेट्राबोरेट मिलेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल है यहां से स्कैप कर जाएंगे। अब आपके पास जो यहां पर बोरेक्स है, अब आप जब इसको हीट करते हो, गर्म करते हो, लगभग 447 केल्विन के आसपास का मामला होता है, उसके लगभग टेम्परेचर। जब उस पर हम लोग हीट करते हैं तो यहां से ग्लासी सब्सटेंस मिलते हैं, ग्लास एकदम ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है वो। जब ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम लोग कूल करते हैं तो बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हम लोग को एक सॉलिड मिल जाता है। वो जो सॉलिड होता है वो एक कंबाइंड फॉर्म होता है, यहां पर सोडियम मेटाबोरेट और यहां पर बोरॉन ट्राई ऑक्साइड का। आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से।
तो यहां पर ये जो आपको मिक्सचर मिलता है, ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो है यही ट्रांसपेरेंट ग्लासी सब्सटेंस है। यहां पर ये जो आपको मिला है बोरॉन ट्राइऑक्साइड, ये बोरॉन ट्राइऑक्साइड जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए बड़ा यूजफुल है। हमारे पास किसी सॉल्यूशन में या कहीं पर कोई कटायन है तो इस कटायंस के टेस्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इनकी बात कर लेते हैं, आप इनको नोट कर चुके होंगे। यहां पर जो बोरॉन ट्राइऑक्साइड है वो हर कटायन के साथ डिफरेंट कलर देता है, डिफरेंट कलर देता है। इसी कारण हम लोग इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बोरेक्स बेड टेस्ट, BEAD बेड टेस्ट। यहां पर अगर हम लोग टेस्ट करना शुरू करें तो जैसे मान लेते हैं कॉपर है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। इस कॉपर ऑक्साइड को हम लोग बोरॉन ट्राइऑक्साइड से जब ट्रीट करेंगे तो यहां पर आएगा आपका CuBO2 का ट्वाइस। जो ये इसका कलर होगा वो आपको डार्क ब्लू देगा। यहां पर हमारे पास MnO है, हमने इसको B2O3 के साथ ट्रीट किया। हमने इनको इनके साथ ट्रीट किया तो हो गया है MnBO2 का ट्वाइस। ये जो है ये हम लोग को पिंक कलर देता है। यहीं पे अगर हम लोग निकेल ऑक्साइड की बात करें B2O3 तो यहां पर जो निकेल का होगा कंपाउंड वो हम लोग को ब्राउन कलर देगा। इसी तरह और भी कई हैं, हम आपको 5-6 एग्जांपल अभी और देंगे। तो इसको आपको याद रखना है और ध्यान देना है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट में जो कॉपर था वो डार्क ब्लू दिया था। अभी यहीं पे मैं कोबाल्ट करूंगा तो ब्लू देगा, लाइट ब्लू। कोबाल्ट लाइट ब्लू देता है, कॉपर डार्क ब्लू देता है, जो मैग्नीज है वो पिंक कलर देता है और जो निकेल है वो हम लोग को ब्राउन कलर देता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल और देता हूं मैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहां देखें, अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, सॉरी कोबाल्ट ऑक्साइड है, हम इसको B2O3 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये हमको देगा COBO2 का ट्वाइस। इसका भी कलर ब्लू होगा। यहीं पे अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें Cr2O3 का, ये B2O3 के साथ आएगा। Cr2O3 जो है वो B2O3 के साथ आएगा। यहां होगा CrBO2 का, यहां पर हो जाएगा थ्राइस। ये जो है वो हम लोग को ग्रीन कलर देगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कटायन के टेस्ट में ये बोरेक्स बेड टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से आप पता लगा सकते हो कि आपके पास कौन सा कटायन मौजूद है। नोट कर लें इसको भी। अगर आगे चलें, हम लोग इनका एसिड और बेस से रिएक्शन देखें। बोरेक्स का एसिड बेस का जो रिएक्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोरिक्स एसिड बनाने में भी ये यूज हो जाता है। आपके पास बोरेक्स है, आप इसको किसी भी एसिड से रिएक्शन करवा दीजिए। हमने क्या किया, HCl से रिएक्शन करा दिया। जब HCl से रिएक्शन करवाया तो यहां पर हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड आ गया है और हमको यहां से सॉल्ट मिल गया है। यहां से ये जो टेट्राबोरिक एसिड है, आप टेट्राबोरिक एसिड ले लो और इसको 5 मोल वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा बोरिक एसिड।
अगर आपके पास HCl के अलावा मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहां पर बनेगा सोडियम सल्फेट, साथ में बनेगा टेट्राबोरिक एसिड। वापस से उस टेट्राबोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करिए, वाटर इसमें ऐड कर दीजिए, आपको वापस से बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रहा बोरेक्स का एसिड से रिएक्शन। नोट करें, आप नोट कर लिए होंगे इसको। अगर हम बेस की बात करें तो हमारे पास जो बोरेक्स है, आप इसको रिएक्शन करवा दीजिए किसी भी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन से। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में ले लेते हैं यहां पर NaOH। आप NaOH लेंगे तो बनेगा सोडियम मेटाबोरेट और साथ में यहां से निकलेगा वाटर। रिएक्शन बैलेंस करना आपका काम है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड यानी कि H3BO3। इस बोरिक एसिड की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा बोरॉन है, ट्रायंगल बनता है, यहां पर और यहां पर ऑक्सीजन होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से इनकी कहानी होती है और यहीं पे आपके H आके अटैच्ड होते हैं। इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आप बोरेक्स ले लो और बोरेक्स को आप एसिड से रिएक्शन करवा लो, फिर वाटर से रिएक्शन करवाओ उस सॉल्यूशन को, या एक साथ रिएक्शन कराओ तो आपको वहां पर बोरिक एसिड मिलेगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ाया कि आप बोरेक्स ले लो और इसको HCl से रिएक्शन करवा दो, आपको यहां पर NaCl मिल जाएगा और टेट्राबोरिक एसिड मिल जाएगा। आप उस टेट्राबोरिक एसिड को ले लो और उसको फिर आप वाटर के साथ ऐड करो, आपको यहां से बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोरिक एसिड का फॉर्मेशन आप एसिड की मदद से बना सकते हो, या आपके पास कोई भी कंपाउंड हो बोरॉन का, हेलाइड्स हो जाएं, नाइट्राइड्स हो जाएं, या तो हाइड्राइड्स हो, उन सब का आप हाइड्रोलिसिस करके भी बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बोरॉन नाइट्राइड का, इसके विषय में कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड, कल इसका स्ट्रक्चर में बनाया था। आप इसी को आप वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए, आपको यहां पे मिल जाएगा बोरिक एसिड और साथ में यहां से आपका अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास यहां पर मान लेते हैं बोरॉन ब्रोमाइड है, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो, ये इनके साथ आएगा, आपको यहां पर बोरिक एसिड मिलेगा और साथ में आपको HBr मिल जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से बना सकते हो यहां पर बोरिक एसिड। अगर हम लोग इस बोरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा वीक एसिड है। इसकी जो Ka की वैल्यू है वो लगभग 5.6 10 के पावर -10 होता है, जो pKa की वैल्यू है 9.26 वगैरह कुछ होता है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो आपको भी पता है pKa का मतलब है -log Ka, यहां से मैं इसको निकाला हूं। तो अगर इसकी एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो ये बहुत ही वीक आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करता है।
अगर हम लोग हीटिंग इफेक्ट की बात करें, अगर हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो अगर हम लोग इसको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करें तो ये लगातार वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस करता है। हम यहां पर इसको हीट करेंगे तो यहां से जब ये वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा तो यहां पर हो जाएगा आपका मेटाबोरेट, और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आगे अगर और ज्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट करने की बात करें तो वापस ये फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा और यहां पर बन जाएगा आपका H2B4O7। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो यहां पे आप 4 रख लो। जब 4 रखेंगे तो यहां से आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कर जाए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगला मेरे पास है बोरॉन हाइड्राइड। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह से बोरॉन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बोरॉन हाइड्राइड। वहां पे हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर बोरॉन हाइड्राइड। जब हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन तो कई प्रकार के पढ़ते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, एरोफिलिक, दुनिया भर का हम लोग पढ़ते हैं ये सब। तो यहाँ पर जब हम लोग एल्कीन एल्काइन पढ़ते हैं तो इसी टाइप से हम लोग के यहाँ जो बोरेंस है वो भी 2 टाइप का होता है। पहला हमारे पास होता है निडो। निडो यानी कि हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला BnH2n+4। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूडो। न्यूडो टाइप का ये हम लोग के पास पहला होता है, और दूसरा हमारे पास यहां पर होता है एराचिनो। दूसरा हमारे पास हो जाता है एराचिनो। एक होता है न्यूडो, एक होता है एराचिनो। तो ये 2 टाइप के हाइड्राइड्स होंगे। तो हाइड्राइड्स में हम लोग को इतना नहीं जाना है आगे, हम लोग को केवल अपने काम का पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेंस। जो डाइबोरेंस है यानी कि B2S6, इनकी बात करें तो ये कुछ एल्कीन टाइप का है, सॉरी इथेन टाइप का है। तो अगर ये इथेन टाइप का है तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 2 और 3 है। तो यहां पर इसके 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पर इसके अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहां पर बोरॉन के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस डाइबोरेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस डाइबोरेंस स्ट्रक्चर में बोरॉन के बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यहां पर एक प्लेन में 2 बोरॉन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। जो इस एक प्लेन में जो 2 हाइड्रोजन इस लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। इन 2 बोरॉन के बीच में एक हाइड्रोजन होता है पेपर के एबव और एक होता है पेपर के बिलो, यानी हैंड के ऊपर और नीचे। इसको दोनों को हम लोग बोलते हैं ब्रीज हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर एक बोरॉन है, ये दूसरा बोरॉन है, यहां पर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। ये सारा का सारा मामला एक प्लेन में है, ये पूरा का पूरा मामला एक प्लेन में है। जो तीसरा वाला हाइड्रोजन है वो पेपर के ऊपर और चौथा जो छठवां है वो नीचे। कुछ इस टाइप से इनकी बॉन्डिंग यहां पर होती है। इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर बॉन्ड भी बोला जाता है।
बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो जो टर्मिनल वाले हाइड्रोजन्स हैं, जो टर्मिनल हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, आपको पूछ सकता है डाई बोरेन स्ट्रक्चर में टर्मिनल हाइड्रोजन की संख्या बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा ABCD करके। तो आपको याद होना चाहिए कि टर्मिनल हाइड्रोजन 4 थे और ब्रिज हाइड्रोजन जो थे वो 2 थे। तो अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह की बात करें तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, इन टर्मिनल हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। जो ब्रिज हाइड्रोजन है यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं लेकिन सेंटर तो 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर की वजह से इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। फिलहाल आपको क्या क्या बातें याद रखनी है इनके स्ट्रक्चर में। इनके स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि प्लेन में जो थे वो 4 हाइड्रोजन थे जिनको हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते थे। 2 हाइड्रोजन जो थे एक पेपर के ऊपर था और एक पेपर के नीचे, यानी एक पेपर के एबव था एक पेपर के बिलो था, इसको हम लोग ब्रिज हाइड्रोजन बोले थे। जो ब्रिज हाइड्रोजन था वो दोनों बोरॉन से बनाना बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ था। आप भी जानते हो कि अगर हम इस CH3 की बात करें तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से बोरॉन अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इस चीज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये करता क्या है, यहां पर जो बॉन्ड बना है, जो यहां पर एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इसी तरह ये भी क्या करते हैं, इनके जो ये बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को ये बोरॉन अपनी तरफ खींचता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जिसके कारण से ये डाई बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का बन जाता है। इसमें जो काम का लगे आप इसको नोट करें। आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगर हम लोग इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो डाइबोरेंस जो होता है वो टॉक्सी है, और स्टेबिलिटी की बात करें तो रूम टेम्परेचर के काफी बिलो यानी कि 180 183 केल्विन तक ही डाइबोरेंस स्टेबल होता है। अगर इसी डाइबोरेंस को हम लोग किसी क्लोज सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में उसको रख के और वहां पर अगर इसको हीट करें तो वहां से ये हायर बोरेंस का फॉर्मेशन करता है। यानी आप कह सकते हो डाइबोरेंस का एसोसिएशन होता है और एसोसिएशन होके बड़े बड़े और हाइड्राइड्स ये देते हैं। बोरॉन से जो हाइड्राइड्स हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। आप डाइबोरेंस को किसी सील्ड ट्यूब में, सील्ड वेसल में अगर आप हीट कर रहे हो तो आपको कौन सा बोरॉन चाहिए वो सब का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम होता है। अगर आप डाइबोरेंस को हाई टेम्परेचर पे करोगे कम समय के लिए तो एक अलग बोरॉन्स मिलेगा। यानी कि अगर आपको डाइबोरेंस से हायर बोरॉन्स चाहिए तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपको काफी अलग अलग टाइप के बोरॉन्स देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं इनकी अदर प्रॉपर्टीज की। तो इस चीज को पहले आप लिख लीजिए, जो कि मैंने बताया कि ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर स्टेबल है, लगभग 180 केल्विन से 183 केल्विन तक ही ये स्टेबल होता है। अगर हम लोग इनके कंबशन की बात करें बेटा, तो जैसे कंबशन हम लोग करते थे एल्केन्स का, तो मिलता था कार्बन डाइऑक्साइड और वहां से मिलता था वाटर। दुनिया का किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। हमारे पास यहां पर बोरेन, डाइबोरेंस है। आप इसको भी जब हीट करेंगे, कंबशन करेंगे, तो यहां से ये बना लेगा ऑक्साइड, और यहां से ये रिलीज करेगा वाटर। रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे कंप्लीट। कंबशन में जब हम लोगों ने इसको जलाया तो हम लोग को बोरॉन ट्राई ऑक्साइड और वाटर मिला, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अगर हम लोग इनको हाइड्रोलिसिस करें, वाटर में ऐड करें, तो यहां से हम लोग को बोरिक एसिड मिल जाएगा।
और साथ में हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगा। बोरिक एसिड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट एक है प्रॉपर्टी, ये है अमोनिया से इनका रिएक्शन। डाइबोरेंस हम लोग लेते हैं और अमोनिया से हम लोग इनका रिएक्शन करवाते हैं। जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है, ये बनता है BH2NH3 का ट्वाइस, यहां पर प्लस, और एक होता है BH, यहां पर 4, यहां पर हो जाता है माइनस। BH2NH3 का ट्वाइस और एक होता है BH4 माइनस। जब हम लोग इसको अब हीट करते हैं, हीट हम लोग करते हैं 443 केल्विन के आसपास, तो यहां से ये बनता है B3N3 B3N3S6। अगर हम लोग B3N3S6 की बात करें और इसकी तुलना अगर हम लोग C6H6 से करें, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 12 हैं, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6। अगर हम लोग बोरेन्स की बात करें तो यहां भी टोटल हमारे पास 12 है, 3 बोरॉन, 3 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल यहां भी हमारे पास 6 हैं और यहां भी टोटल हमारे पास 6 हैं। सॉरी, यहां भी टोटल 12 है, यहां भी टोटल 12 है। जब दो केमिकल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं आइसोस्टेयर्स। जब दो मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कॉमन होते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोस्टेयर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात बोलें तो बेंजीन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। फर्स्ट हमने नंबर ऑफ एटम्स दिखाया, यहां भी 12 हैं, यहां भी 12 है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक कार्बन के पास 6 है, तो यहां पर टोटल 6, तो यहां पर हो गया 36 और 36 6, टोटल यहां पर हो गया है 42। 42 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में हैं। अगर इनकी बात करें तो बोरॉन के पास होते हैं 5, हो जाएगा 15। बोरॉन के 5 इनके हो जाएंगे ये 15, 7 यहां पर हो जाएगा 21 और 6 इनके, टोटल जोड़ें तो यहां भी आ गया 42। यानी कि अगर हम लोग इस कंपाउंड की तुलना बेंजीन से करें तो बिल्कुल नंबर ऑफ एटम भी कॉमन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कॉमन है। जब नंबर ऑफ एटम्स कॉमन है तो उनको बोलते हैं आइसोस्टेयर्स, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन होने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये आपके ऑर्गेनिक का बेंजीन है और ये इनऑर्गेनिक का बेंजीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों आइसोस्टेयर्स हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें ये तो रहा इनका स्ट्रक्चर, लेकिन इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है सर। तो लोन पेयर की वजह से ये रेजोनेंस दिखाता है, लेकिन जो इनका रेजोनेंस होता है ये पार्शली होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। बेंजीन में जो लगातार रेजोनेंस होता है उस टाइप का रेजोनेंस वो नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन पार्शली रेजोनेंस दिखाते हैं। जैसे
यहां पर बेंजीन रिंग की तरह लगातार जो होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है। यहां पाई इलेक्ट्रॉन का रोटेशन नहीं हो पाता क्योंकि लगातार यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर जो लोन पेयर पड़े थे नाइट्रोजन के, जिसके कारण वो पार्शियली रेजोनेंस दिखाता है, तो हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। ये तो रही इनके हाइड्राइड्स की बात। अब हम लोग आ रहे हैं ग्रुप 14 पर। अगर हम लोग यहां पर ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब हम लोग इन एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो अगर इन एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला मामला हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2। ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP2। अगला मामला हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई की बात है। तो कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो आप जान रहे हैं कि ग्रुप 14 जो है ग्रुप 13 के बाद में है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो साइज होता है वो तो छोटी होनी है, यानी ग्रुप 14 की जो एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई होगा वो ग्रुप 13 से कम होगा। डाउन द ग्रुप की बात करें तो यहां पर कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से रेडियाई में कोई चेंज होता नजर नहीं आता, यानी डाउन द ग्रुप आप चलते जाएंगे, लगातार जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई यानी कोवेलेंट रेडियाई लगातार जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार बढ़ता ही जाता था। लेकिन अभी हम लोग ग्रुप 13 में पढ़े थे जहां पर एल्युमिनियम से गैलियम में थोड़ा सा और इंडियम और थैलियम के बीच में थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा था। वो था पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिक चीजें हैं। अप से डाउन जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई यानी कोवेलेंट रेडियाई लगातार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप 13 की तुलना में ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि भाई साइज छोटी हो गई है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पर ज्यादा होगा ग्रुप 13 की तुलना में। डाउन द ग्रुप हम लोग अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रेगुलरली डिक्रीज करता है। लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है लेड की वो टीन से ज्यादा होती है। यही कारण है कि यहां पर कुछ शील्डिंग इफेक्ट होने लगता है। यहां पर F आ जाता है, 4F और 5D आ जाता है। 4F और 5D के आने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने लगता है, जिसके कारण से टीन की तुलना में लेड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। वैसे डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमारी डिक्रीज करेगी। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन और लेड की बात हम कर रहे थे, तो यहां पर हम लोग डाउन द ग्रुप चलते जाएंगे और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटता जाएगा। लेकिन टीन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा लेड का होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F 4F एंड 5D। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मामला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अच्छा एक चीज मैंने आपको और नहीं बताया, जो सिलिकॉन है इस ग्रुप में इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो 786 होता है सर। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी इतनी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग यहां पर डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कांस्टेंट मामला ही चलता है। कार्बन से सिलिकॉन में हम लोग आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, सिलिकॉन से टीन तक आते हैं तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन टीन से जब लेड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप भी समझ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा होगा, क्योंकि जब
4f और 5d की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो टीन है, टीन की तुलना में लेड जो है वो ज्यादा कैपेबल है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम लोग कर रहे थे, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड की बात कर रहे थे। तो यहां पर कार्बन से सिलिकॉन हम लोग आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटती है, लेकिन जब हम लोग सिलिकॉन से टीन तक आते हैं तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारा सिलिकॉन से टीन तक वो ऑलमोस्ट हमारा कांस्टेंट होता है, लेकिन जब हम लोग टीन से लेड की तरफ आते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पार्शली थोड़ा इंक्रीज कर जाती है। नोट कर लें इसको भी। अगला हमारे पास है यहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, हम लोग कार्बन से सिलिकॉन तक आ जाएं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटता है, लेकिन टीन से लेड की तरफ आए तो यहां पर इंक्रीज होता है। भाई इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी साइज छोटी है, बाकी जो एलिमेंट थे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, तो अभी तक जितनी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें सबसे छोटी साइज इनकी है। तो जब सबसे छोटी साइज होगी तो इनके आपस में जो बॉन्डिंग होगी वो तगड़ी होगी। छोटी साइज है, बॉन्डिंग तगड़ी। एक तो दूसरा, ये टेट्रावेलेंट है, हर एलिमेंट के 4 वैलेंसी है। अभी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ाऊंगा। तो यहां पर वैलेंसी भी इनकी 4 है, एक तो छोटी साइज है, एक तो वैलेंसी 4 है, हर एटम 4 से जुड़ा हुआ है। तो इनका जो मेटालिक क्रिस्टल होता है वो काफी पास में होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे जब साइज बढ़ती जाती है, डाउन द ग्रुप जाने पे जब साइज बढ़ती जाएगी तो एटम जो होंगे वो दूर दूर थोड़े होते जाएंगे। जब एटम दूर दूर थोड़े होंगे तो मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। तो डाउन द ग्रुप जब हम लोग आएंगे कार्बन से टीन तक तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, लेकिन टीन से लेड में आएंगे तो यहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मेटालिक बॉन्डिंग तगड़ी होगी, जिसके कारण से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास रहा आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगला मामला हमारे पास है मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप हम लोग आएंगे, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर आप भी समझ रहे होंगे कि डाउन द ग्रुप आने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब यही है कि साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर आपका कार्बन से टीन तक इंक्रीज करता है, टीन से लेड पार्शली थोड़ा डिक्रीज कर जाता है क्योंकि आयनेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लगती है। तो ये रहा, हम लोग को इतनी चीजें पढ़नी थी, तो आज हम लोगों ने इतनी चीज पढ़ी। एक टॉपिक रह गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो सबसे ज्यादा वेरी करता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन और लेड की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कार्बन जो है वो नॉन मेटल हो जाता है क्योंकि उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड हैं। टीन और लेड जो है वो मेटल में आते हैं। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2Np2 है। NH2Np2 है। तो अगर कार्बन के आयनेशन एनर्जी की बात करोगे तो लगभग 1.4610 के पावर में 4 किलो जूल के आसपास आता है पर मोल। तो आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि हम लोग इसको 4+ फॉर्म में नहीं रख पाएंगे, यानी कार्बन जो है वो +4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल फॉर्म में, ऐसे आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और हाईली चार्ज स्पीसीज है। आपको किसी कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट की वजह से ये आपको +4 दिख सकता है। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर मैं बात करूं और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकालूं तो भाई कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन 3 है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट की बात करें तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा।
इस हिसाब से अगर कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो X हो जाएगा 4 क्लोरीन तो -1 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा +4। कोवैलेंट कंपाउंड में पॉसिबल है कि कार्बन आपको +4 स्टेट दे दे, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन फॉर्म में यानी एक्वस फॉर्म में अगर इसको चाहो या आइसोलेटेड फॉर्म में चाहो तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और उसकी साइज जो है बहुत छोटी है और बहुत हाई चार्ज स्पीसीज हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाएं तो इस ग्रुप के एलिमेंट +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर जर्मेनियम से लेकर लेड तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज करती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण डाउन द ग्रुप जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज करती है। लेड जो है वो +2 फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है +4 की तुलना में। तो ये रहा हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली मुलाकात जब हम लोग होगी तो हम लोग सिलिकेट वगैरह थोड़ा देखेंगे, कार्बन की भी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बने रहिए।